प्यारे बच्चों दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के ये दोस्तों पार्ट 41 है। इससे पहले 40 पार्ट बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी। आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ हम बहुत सारे प्यारे प्यारे और शानदार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब, एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कर रहा है, इनको हमें क्रम में सेट कर रहा है। ये क्रम अलग अलग है, यानी कि देखिए पहले नंबर पे जो महाविद्यालय दिया हुआ है तो वो महाविद्यालय पहले नंबर पर नहीं होगा। तो हमें पहले समझना होगा कि ये जो पैटर्न दिया हुआ है आखिर क्या चीज़ दी हुई है और किस टाइप का ये पैटर्न बनेगा, किस टाइप से इसका क्रम सही होगा, पहले तो वो समझ में हमें आना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहले नंबर पे महाविद्यालय है, दूसरे पे बालक है, तीसरे पे वेतन, नौकरी और पाठशाला, इस टाइप से है। तो पहले क्या होना चाहिए, अपने दिमाग से सोचिए। ये आपके दिमाग का ही चेक कर रहा है एग्जामिनर, इसमें बहुत कुछ होता नहीं है कि लॉजिक है, ट्रिक है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये फिजिकली दैनिक जीवन में आप लोगों के यूज़ होने वाली चीज़ें ही रहती हैं जो यहाँ पे दे देता है। अब महाविद्यालय, बालक, पाठशाला, मैं कहूँ कि देखिए दूसरे नंबर पर पहले उठा लीजिए, यानी बालक। बालक जो होता है वो कहाँ जाता है, महाविद्यालय जाता है कि पाठशाला? पहले सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए, महाविद्यालय जाता है कि पाठशाला? बालक जो होता है वो पहले पाठशाला जाता है, फिर जब बड़ा होता है थोड़ा सा तब उसके बाद डिग्री लेने के लिए महाविद्यालय जाता है। कहाँ? पहले नंबर वाला। जब वो डिग्री ले लेता है महाविद्यालय से तो उसके बाद क्या करता है, वो नौकरी करने जाता है, और नौकरी करने के बाद दोस्तों उसको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों कि ये कह क्या रहा है, तब जाकर के आप उसको क्रम में सेट कर पाएंगे। तो देखिए 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर दूसरा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मिसिंग नंबर और मिसिंग अल्फ़ाबेट, दोनों चीज़ें मिस हैं। तो बारी बारी से एक एक को हम लेकर के चलेंगे। जैसे मान लीजिए सी से एफ बना, ठीक है, एफ से आई बना, आई से क्या बनेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सी एफ आई और मिसिंग नंबर। ठीक, पहला पैटर्न। दूसरा हम देखते हैं कि ये 7 है, गिनती वाला जो है, संख्या वाला, 7 से 13, 13 से 19, यानी कि 7 हुआ, 13 हुआ और 19 हुआ। उसके बाद मिसिंग नंबर हमें क्या आएगा वो देखेंगे। फिर तीसरा जो है डी है, जी है, डी है, जी है और जे है, उसके बाद क्या आएगा। तो इनके पैटर्न को समझने के लिए देखिए सबसे बेस्ट जो ट्रिक होती है इसकी, ए टू जेड 1 से 26 तक अगर हमें याद है सीरियल वाइज नंबर, तो अभी सेकेंडों में निकाल लेंगे। आप कहेंगे कैसे, मैं कहूँगा देखिए सी होता है तीसरे नंबर पर, एफ होता है छठे नंबर पर, आई होता है 9वें नंबर पर। अब देखिए इस किस क्रम में बढ़ रहा है, 3 से 6 हुआ यानी कि +3 हुआ, 6 से 9 हुआ यानी +3 हुआ, अगला भी +3 हो रहा है तो +3 होगा, +3 होगा तो 9 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा मिसिंग, पहला हमारा मिसिंग अल्फ़ाबेट क्या आ गया, एल आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर डी है, डी 4 होता है, जी आपका 7 होता है और जे 10 होता है। यहाँ पर देखिए 4 3 7, 3 प्लस हुआ, 7 3 10, 3 प्लस हुआ यानी फिर 3 प्लस होगा यानी 13 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 13वें स्थान पर एम, यानी एल और एम, बीच वाली संख्या बाकी है, एल और एम हमारा आ चुका है। चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं, 7 6 13, कितना, +6, 13 6 19 +6, यानी फिर +6 करेंगे तो 19 6 25 हो जाएगा, यानी L25 एम, L25 ऑप्शन 3 देखिए राइट आंसर। दोस्तों मैंने क्या कहा, 1 से 26 तक अगर याद है तो ऐसे क्वेश्चन अब पलक झपकाने भर में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज़ का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर वाला। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले चेक करेंगे क्या एक सीरीज़ बन रही है कि 2 सीरीज़ बन रही है। अगर एक ही पैटर्न में या सिर्फ घट रहे हैं बढ़ रहे हैं तो एक ही सीरीज़ बनेगी। जैसे 325 से 259, 259 से 205, 160, 127, 105, यानी एक ही सीरीज़ बनेगी, क्योंकि सीरियल क्रम में लग रहा है कि ये घट रहे हैं। अब ये घट रहे हैं, कितने कितने का अंतर हो रहा है, चलिए घटा करके देखते हैं। यहाँ पर 325 में से 259 घटाएंगे तो ये आप ले लीजिए आप, तो 15 हो जाएगा, 9 6 15, 6 आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा 12 का मतलब 11, और ये हो जाएगा 6, यानी कि कितना घटा, -66। ठीक है, फिर 259 में 205 घटा कर देख लेते हैं तो 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 5, यानी -55 घटा। फिर नेक्स्ट में देखते हैं तो दोस्तों हमारा 4 है और ये आपका 10 है, 4 है, -44 हो गया। फिर नेक्स्ट में देखते हैं तो 3 है, यानी 3 -33 हो गया। फिर नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों तो ये आपका 2 बचा और ये भी 2, यानी -22 हुआ। किस क्रम में बढ़ा, देखिए 66 55 44 33 22, यानी कि 11 का पहाड़ा पढ़िए, 11 दूना 22, 11 3 33, 11 चौको 44, 11 5 55, 11 6 66, यानी 11 के क्रम में ये घट रहे हैं। तो 22 के बाद नेक्स्ट क्रम क्या होगा, -11 ही होगा। तो इसमें से -11 कर लीजिए, 105 में तो 4 का मतलब हो जाएगा 10 घटाएंगे तो 94। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जिस तरीके से नदी का संबंध बांध से है, यातायात का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पर हमें ये सोचना है कि दोस्तों नदी और बांध में क्या संबंध होता है, बांध क्यों बनाया जाता है नदियों पर, उसके जो
बहाव होता है उसको रोकने के लिए, यानी उस गति को एक तरीके से कह सकते हैं नियंत्रित करने के लिए बांध बनाया जाता है। नदी की गति को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाया जाता है। वैसे ही यातायात की जो गति को नियंत्रित करने के लिए क्या बनाया जाता है बताइए? संकेतक बनाया जाता है। देखते हैं आप जगह जगह संकेतक बनाया जाता है गति अवरोधक के लिए। तो ये होता है ऑप्शन 1, तो ये हो जाएगा संबंध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोगों के लिए भी दोस्तों इसमें है क्वेश्चन, घबराने की बात नहीं है। उसके लिए भी मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा हमारे लिए रखा है सर जी ने आज। यहाँ पर देखिए MDNT कह रहा है कि MDNT का संबंध जैसे इस संख्या से वैसे KKGK का संबंध किससे होगा। यहाँ पर देखिए RRB NTPC 2020 में पूछा है, तो MDNT पहले तो इसको आप लिख लीजिए और देखिए कैट इसमें अल्फ़ाबेट हैं 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट हैं और यहाँ पर नंबर इतने ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर देखिए 14 23 13 7 इस तरीके से हम बांटेंगे। आपने कहा क्यों ऐसे बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं, अभी वो पता चल जाएगा। ठीक है, पहले लॉजिक ढूंढते हैं कि ये 14 23 13 7 कैसे आया, कहाँ से आया। हालांकि अगर आप नंबरिंग करते हैं A to Z वाली 1 से 26 तक वाली, तो M 13वें स्थान पर होता है, D चौथे पे, N 14वें पे और T 20वें पे। बट यहाँ पर 13 के नीचे 14 दिया हुआ है और चौथे स्थान पर D आता है 23 दिया हुआ है, N की जगह पर 14 आता है 13 दिया, यानी अपोजिट नंबर दिया हुआ, अपोजिट M के अपोजिट जो होता है वो दिया हुआ है। तो उसकी मैं ट्रिक बता चुका हूँ कि उल्टा रटना नहीं है, आपको कंफ्यूज में पड़ जाएंगे एग्जाम में। तो वो तरीका मैंने बताया था कि M के अपोजिट क्या आएगा, कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 26 में से M की जो पोजीशन 13 उसको घटा करके +1 जोड़ दीजिए। तो देखिए 26 में से 13 घटाएंगे, 13 + 1 करेंगे 14 आ जाएगा। देखिए वही 14 लिखा हुआ है। वैसे ही D है, D के अपोजिट वाला नंबर क्या होगा, 26 में से D वाले नंबर को घटाइए 4 को और +1 कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 22 हो जाएगा और एक जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। देखिए 23 आया है। वैसे N वाला भी वही सेम काम करेंगे तो 13 आएगा और T वाला भी वही काम करेंगे। देखिए 26 में से 20 को घटाएंगे 6 आएगा, 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। क्लियर। चलिए KKGK फटाक देना इसका आंसर कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए K होता है 11वें पोजीशन पे, क्यों पे 11वें पे। 26 में से अगर 11 घटाएंगे तो 15 आएगा, 1 जोड़ दीजिए 16, 1 2 जोड़ दीजिए 16। और G होता है 7वें स्थान पर, 26 में से 7 घटाएंगे 19 आ जाएगा, 1 जोड़ दीजिए 20, K फिर आ गया 19, यानी सॉरी 16। यहाँ पर देखिए 16 16 20 16 16 16 20 16, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, धुआं कर देंगे दोस्तों, तरीका मालूम रहेगा एग्जाम में। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि इंग्लैंड को, किसको दोस्तों फटाक देना, पहले लिखिए किसको, इंग्लैंड को कह रहा है कि 1 2 3 4 5 2, यहाँ पर इंग्लैंड को दोस्तों 2 2 4 2 6 7 2 2 4 2 6 7 कहाँ, यहाँ पर जो है थोड़ा सा करीब हो गया, इसीलिए कन्फ्यूज़न हो रही है। एक एक अंक के, एक एक अल्फ़ाबेट के नीचे एक एक अंक लिखिए ताकि कहीं कन्फ्यूज़न ना। 1 2 3 4 5 2 6 एकदम सेम सामने लिखेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो ये हो गया। और कह रहा है कि फ्रांस को क्या लिखा जाता है, किसको, फ्रांस को जो लिख रहा है उसको भी लिख दीजिए 7 8 5 2 9 1। कह रहा है कि यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 6 2 6 तथा फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 से कूट संकेतित किया जाता है तो ग्रीस को इसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ग्रीस को कह रहा है कि कैसे लिखा जाएगा। अब बताइए दोस्तों, इसमें जो अल्फ़ाबेट है GREECE, क्या फ्रांस और इंग्लैंड में वो अल्फ़ाबेट कहीं दिख रहे हैं। देखिए जी को देखिए, यहाँ पर जी है तो जी यहाँ पर है, जी के नीचे क्या 3 है, बस डायरेक्ट लिख दीजिए। ये तो सबसे ईजी है, कोडिंग डिकोडिंग का सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन यही होता है, इसी टाइप का। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रहेंगी, बस वहाँ से यहाँ उठा करके रख देना है। अब आर है, आर को देखिए यहाँ पे फ्रांस में आर के नीचे 8 है, 8 लिख दीजिए। ई है, ई के नीचे यहाँ पर 1 है, 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। अब सी ढूंढिए कहाँ है, इंग्लैंड में सी नहीं है, फ्रांस में सी यहाँ पर है, सी के नीचे 9 है, ई के नीचे 1 है। 38 11 91 38 38 11 91, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका एक सेकंड में दोस्तों पल के झपकाने भर में इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा। कह रहा वर्ष, कैलेंडर का क्वेश्चन है। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा। कह रहा है कि 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस का मतलब 15 अगस्त 1988 को, 15 अगस्त 1988 बुधवार को था। किस दिन, बुधवार को था। तो 15 अगस्त 1989 किस दिन होगा, फटाक देना बताइए दोस्तों। इसका आंसर कमेंट कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी 1 साल का अंतर हो, पूरा एक 15 अगस्त
15 अगस्त, 1988 से 1989। तो दिन पूछे तो सिर्फ +1 जोड़ देना है, यानी बुधवार से बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्या दोस्तों? बृहस्पतिवार हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और नोट कर लेना हमेशा यहाँ पे, अगर ये लीप ईयर हो गया तो +2 हो जाएगा। लीप ईयर में कंडीशन है, ये सारी फरवरी वाली कंडीशन होगी। अगर आप लोगों को लीप ईयर वाला क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, उसको भी अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगी। लीप ईयर कहीं कहीं होता है फिर भी एक ही जोड़ना पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं लीप ईयर रहता है तो उसमें फरवरी वाली चीज़ें देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 यहाँ पर वाला तो बृहस्पतिवार होगा, क्योंकि लीप ईयर का कोई मैटर ही नहीं है। नेक्स्ट, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। चलिए देखते हैं। कह रहा 18 से 3 हुआ, 6 हुआ, 21 हो गया। 18 से 3 6 21 हो गया, तो वैसे 21 से 9 4 फिर 26 हो गया। फिर कह रहा है 24 से 3 3 8 है, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए 18 था, ठीक, 18 और 3 और 6, इसमें पहले लॉजिक ढूंढिए कि 21 आ जाए। कैसे आएगा 21? अगर मैं 18 में प्लस करूँ 3 डिफरेंट 6 को, यानी 3 अंतर 6 को, इसका चिन्ह का मतलब ये हो गया, 3 डिफरेंस 6 का मतलब ये हो गया बड़े में से छोटे को घटाना। भले क्यों ना छोटा पहले ही हो, क्या करना है? बड़े में से छोटे को घटा देना है, यानी 6 में से 3 को घटा देना है, 3 आ जाएगा, 21 आ गया। चलिए सेम वही काम करते हैं। 21 है पहला, प्लस कीजिए और कोष्टक में लगाइए 9 डिफरेंस 4, यानी कि बड़े में से छोटे को घटाइए, यानी 21 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया। कितना हो गया? 26 आ गया दोस्तों। देखिए यहाँ पर 26 आ गया। आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए दोस्तों, गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 5 से 41 जैसे बना, जैसे 10 और 12 जोड़ने पर 244 बना, तो 6 और 8 जोड़ने पर यहाँ इक्वल होना चाहिए, बराबर क्या होगा? रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए 10 साल बाद यूपीएसआई 2010 में पूछा, एसएससी सीजीएल में 10 साल बाद उस क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो ये मत सोचिएगा कि जो यहाँ पे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इस साल नहीं रिपीट, किसी भी एग्जाम में रिपीट कर सकता है, किसी साल, कोई ये नहीं है। अगर रिपीट भी नहीं करेगा तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही तो खासियत है दोस्तों, जो इंट्रेंस के एग्ज़ाम की या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है या फिर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं, यही होता है, रिपीट कर देता है या वही सेम सिलेबस रहेगा, वही क्वेश्चन उसी टाइप से मिलता जुलता उठा करके दे देगा, थोड़ा मोड़ा इधर उधर चेंज कर देगा, बस और कुछ नहीं रहता है। तो ये प्रैक्टिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। अब चलिए यहाँ पर 4 से और 5 जोड़ने पर 41 बना कैसे? मैं कहूँ कि 4 का स्क्वायर कीजिए और 5 का स्क्वायर कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 चौको 16 और 5 25, कितना आ जाएगा? यहाँ पर जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। चलिए ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 10 10 में 100 हो जाएगा, 12 12 में 144 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 244। देखिए आ गया सेम। तो इसका आंसर तो आप आसानी कमेंट कर सकते हैं, ईजिली कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत इजी इस टाइप के क्वेश्चन किए, देखते ही बता देते हैं, फट देना कि ये होगा ऑप्शन। अब इसका ऑप्शन बता करके दिखाइए कि क्या होगा। कह रहे अविवाहित अध्यापक पिता। अविवाहित का मतलब जिसकी शादी न हुई हो उसको अविवाहित कहते हैं। अच्छा ये बताइए, पिता क्या अविवाहित हो सकता है? कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। पिता और अविवाहित का तो कोई रिलेशन ही नहीं होगा, क्योंकि देखिए वेन डायग्राम में क्या होता है, इनमें एक रिलेशन बनाना होता है। रिलेशन बन जाएगा जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम डायग्राम को मिला देते हैं। तो ये अविवाहित होगा, क्या दोस्तों? अविवाहित, ठीक, ये वाला डायग्राम अविवाहित होगा और ये पिता का होगा। क्यों मैंने ऐसा बनाया? क्योंकि पिता और अविवाहित में कभी कोई संबंध रिलेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अविवाहित पिता हो ही नहीं सकता, न ही पिता अविवाहित हो सकता है, क्योंकि जब शादी होती है तब तो पिता बनते हैं, तो इनमें रिलेशन है। लेकिन बीच वाला जो अध्यापक है यही रोड़ा डाल रहा है। वो कह रहा है कि मैं तो पिता भी हूँ, मैं तो अविवाहित भी हूँ, यानी पिता भी अध्यापक होते हैं और जो अध्यापक होते हैं वो बगैर शादीशुदा वाले भी अध्यापक होते हैं और पिता भी अध्यापक होते हैं। तो क्या करेंगे? लेकिन सभी पिता अध्यापक नहीं होते, कुछ पिता भी अध्यापक होते हैं और कुछ बगैर शादीशुदा वाले भी अध्यापक होते हैं। तो क्या करेंगे? इसको इस तरीके से मिलाएंगे, दोनों में थोड़ा थोड़ा लेकर के अध्यापक वाले को मिला देंगे, अध्यापक वाले को। तो ये मत सोचिएगा कि ये बीच वाला डायग्राम मैंने बड़ा कर दिया है तो वैसा ही बड़ा ही होना चाहिए, नहीं, इस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का भी रहेगा तो भी राइट है, ठीक है। ये बीच में जगह ज़्यादा थी इसीलिए मैं मिलाने की वजह से बड़ा बना दिया, उससे कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप का आपका फिगर बनेगा, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे शानदार धमाकेदार टिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।